कोई भी आप पैसेज हल करने चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, ताकि पढ़ने का जो है शैली आपका बन जाए। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में हमको पढ़ना है, ज़रूरी अभी पढ़ना है, क्योंकि बिना वर्ड को समझे कोई भी चीज़ को हमको समझे। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समझने का, प्रश्न समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्रश्न का भाषा नहीं समझ में आएगा तो हम किसी भी प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि प्रश्न को समझें। अब हम चल रहे हैं, प्रश्न को हम इसीलिए आपको बार बार समझा के बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान हो जाए, ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप हल कर पाएंगे। सबसे पहले हम प्रश्न की ओर ही चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है 121 में, विच वर्ड मस्ट सिमिलर। तो मस्ट सिमिलर का मतलब है सेम मीनिंग। तो इस सब में तो आपको दिक्कत ही नहीं होना चाहिए कि हाँ प्रश्न को क्या हमसे पूछा गया है। लेकिन भले ही वर्ड मीनिंग में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन सिमिलर का मतलब होता है सेम मीनिंग। और यहाँ इंडेवर का क्या मीनिंग होगा? इंडेवर से मतलब हो जाएगा अटैम्प्ट। हाँ अटैम्प्ट होगा, ठीक है, अटैम्प्ट से हो जाएगा यहाँ पे। ये दोनों सेम मीनिंग है, याद रखिएगा। आइए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा में क्या पूछा है? अपोजिट मीनिंग। सिर्फ अपोजिट देख करके आप समझ आए कि हमसे विपरीत पूछा है। तो अब किसका विपरीत पूछा है? तो यहाँ पे पोस्ट में दिया होगा जरूर कि किसका विपरीत पूछा है। वर्ड सन का पूछा है, ठीक है। SHUN होता है, सन SNN होता है, लेकिन यहाँ SHUN है, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ अलग अर्थ दे रहा है। तो इसका मतलब होता है इग्नोर करना। सन का मतलब होता है इग्नोर करना। इग्नोर करने का उल्टा क्या हो सकता है? इग्नोर करने का मतलब होता है कि किसी का उपेक्षा करना, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, इसको कहते हैं इग्नोर करना। इग्नोर करने से का मतलब होता है रिजेक्ट करना, मतलब किसी को रिजेक्ट आप कर रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका अपोजिट मीनिंग हमसे पूछा है, तो वेलकम करेंगे, यही ना होगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको मीनिंग आना चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। आइए हम तीसरे प्रश्न मतलब 123 को देखते हैं। अब यहाँ देखिए 123 में हमसे ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो हमसे ये पूछा है कि इसमें ईरर कौन है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन ईरर, मतलब एक ईरर होंगे सारे लाइन में, उस ईरर को ढूंढना है। तो ग्रामेटिकली ईरर होंगे, आपको ग्रामर नहीं आता है तो आप तो ईरर ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन जनरली याद रखिए कि ग्रामर थोड़ा बहुत आप पहले ज़रूर पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश कीजिए कि हम ईरर को ढूंढ पाए। अब यहाँ पे है देयर इज नो डाउट दैट हार्ड वर्क पेव्स द वे टू सक्सेस। पेव्स द वे टू सक्सेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि डी पार्ट में गलत दिख रहा है, क्योंकि वे टू सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। द वे टू सक्सेस ये लिखना गलत है, टू सक्सेस नहीं लिखते हैं, ठीक है। सक्सेस के लिए सिर्फ सक्सेस हो, वे सक्सेस होगा, टू सक्सेस लिखना गलत है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर। ये तो ग्रामेटिकली आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको अंदाज़ा लगाना है। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको सेंटेंस पैसेज बेस्ड होगा, जो कि आपको पैसेज पर आधारित होंगे, और पैसेज आपको पढ़ के जवाब देना होता है। उससे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। कहा कि सेंटेंस कौन नॉट ट्रू है, मतलब सही नहीं है। अब सेंटेंस सही नहीं है, इसके लिए तो हमको पूरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, और पूरे ऑप्शन जब देखिएगा तभी जा कर के आप आगे ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या क्या दे रखा है सो देखिए। इसमें दे रखा है पहले लाइन में देखा है फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। पहला फ्रीडम की बात लाइफ से किया है, ठीक है, फ्रीडम की बात लाइफ से किया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है लाइफ के लिए। दूसरा है फ्रीडम हेल्प मैन इवॉल्व मोरली एंड स्पिरिचुअली। फ्रीडम जो है ना मोरली और स्पिरिचुअली क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है आदमी को। दूसरा लाइन ये बोला है। तीसरा लाइन बोला है मैन कैन एंजॉय
लाइफ ओनली इन ए इन्वायरमेंट ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम इन्वायरमेंट में ही आदमी, ओनली बोला है कि फ्रीडम इन्वायरमेंट में ही इंजॉय कर सकता है मैन, ये चीज़ बोला है तीसरा में। और चौथा में बोला है कि मटेरियल प्रोसेस कैन नॉट बी अचीव्ड विथआउट फ्रीडम, मतलब बिना फ्रीडम के हम भौतिक सुख नहीं ले सकते हैं, ऐसा बोला है, मतलब मटेरियल प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, ये चीज़ बोला है। तो अब इसमें बोला है कि कौन गलत बोल दिया है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे गलती कौन सा है ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कह रहा है। फ्रीडम इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? सब में फ्रीडम को फैक्टर बनाया है कि लाइफ के लिए फैक्टर है। एगो में लिखा हुआ है कि नॉट फैक्टर, मतलब फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर, मतलब मोस्ट फैक्टर नहीं है, है पैसेज में लिखा है मोस्ट फैक्टर है, यहाँ पे बोला है नहीं है, तो ये निगेटिव कर दिया। ओनली ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे इस पैसेज को तो आपको ये बात दिखाई देगा कि फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर ऑफ द लाइफ, मतलब ये जीवन का मोस्ट फैक्टर है, यहाँ पे नोट कर दिया, तो सिंपली हमको मिल गया आंसर। आगे समझे, आइए हम समझते हैं अगले को। अगला में देखिए क्या कहा है। आगे में बोला विच मेथड डू ऑथराइज नॉट यूज टू सप्रेस पीपुल फाइटिंग फॉर फ्रीडम, माना कौन से मेथड जो है ना अप्लाई नहीं हो रहा है, यूज नहीं होता है सप्रेस पीपुल, मतलब दबे लोगों के लिए, फाइटिंग फॉर फ्रीडम, जो लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए लड़ रहे हो। कौन सा मेथड यूज नहीं हो रहा है? बोला है परसेप्शंस या टॉर्चर्स या इंक्यूशन या इकोनॉमिकेशन, मतलब कौन सा यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो जब आप पैसेज देखेंगे तो वहाँ पे 100% आपको ऐसे पीपुल, कैसे पीपुल को आपको देखना है, सप्रेस पीपुल फाइटिंग फॉर फ्रीडम जो कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि इकोनॉमिकेशन, मतलब आर्थिक रूप से दबे लोगों पर मतलब ऑथराइज होगा। बोला कि आर्थिक रूप से दबे लोगों पर ऑथराइज होगा, तो ये सही है। उसके बाद बोला है टॉर्चर, जो टॉर्चर किए जा रहे हैं उस पर अप्लाई होगा, ठीक है, उस पर जो है ना फाइटिंग फ्रीडम के लिए अप्लाई होगा, और इनक्विजिशन के लिए भी होगा। मतलब पैसेज में ये तीनों शब्द दिए हैं, एक नहीं दिया है, परसेप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है। तो परसेप्शन नहीं दिया है तो 125 का आंसर आपका हो जाएगा परसेप्शन। आइए अगले देखते हैं। एक बार देखिए, अभी हम बता दे रहे हैं आपको मस्टली जा कर के पैसेज पढ़ना है और वो ढूंढना है कि वाकई में ये चीज़ कहीं कहीं लिखा हुआ है कि नहीं। हम समझाने के लिए हम प्रश्न को समझा रहे हैं, फिर से इसको रिवाइज करने के लिए आपको दोबारा पढ़ना चाहिए, दोबारा करना चाहिए, तभी जा कर के आप क्लियर हो पाएंगे, अन्यथा क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे वर्ड को समझने का, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि सर इसको क्या बताए हैं। फिर उसके बाद हम इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, ताकि इसको फिर दोबारा आप सुन करके भी देख सकते हैं कि सर इसके बारे में क्या बोले हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्टली सीधे बता के छोड़ देते हैं, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे देखिए, बोला रिएक्शन अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड रिलीजन प्रमोट्स पीपुल, जो है रिएक्शन जो है ना अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड रिलीजन, जो भी इस्टेब्लिश हमारा जो स्थापित धर्म है वो क्या कर रहा है, रिस्ट्रक्शन ही प्रमोट कर रहा है, प्रमोट्स पीपुल, ठीक है। रिलीजन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। अगर हम अगेंस्ट में कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, रिलीजन के अगेंस्ट में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो उन लोगों को क्या कर रहा है, प्रमोट कर दे रहा है। लोगों को पीपुल नॉट बी, मतलब नहीं, लोगों को नहीं कर रहे हैं फॉलो सम गुरु ज्वाइन सम कल्ट अदर रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। मतलब इसमें से नॉट, मतलब कौन नहीं हो सकता है जो कि लोगों को प्रमोट करेगा
मतलब रिएक्शन अगेंस्ट, अगर हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं स्थापित धर्म के विरुद्ध, अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो लोगों को कौन सा प्रमोट नहीं कर सकता है, मतलब इसमें से कौन से ऑप्शन है जो लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, अगेंस्ट में प्रमोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजन। अगर हम न्यू धर्म को स्टार्ट करते हैं तो लोगों को प्रमोट नहीं कर, लोग इससे प्रमोट नहीं होगा। अन्यथा जो बना हुआ हमारा धर्म है अगर उसके अगेंस्ट में हम जाते हैं तो 100% लोग प्रमोट हो जाएंगे। क्या करने के लिए, मतलब मतलब ज़्यादातर लोग इसके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे है टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजन, न्यू रिलीजन के प्रति उतना मतलब प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे समझने से बेस्ट था, हमने बता दिया आपको। आगे है रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब सही स्वतंत्रता आपको क्या है, रियल फ्रीडम क्या है। रियल फ्रीडम जो हमें लेखक बताए हैं वो किसको कहे हैं, तो याद रखिए कि इस पैसेज के थ्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज वो कहे हैं कि अंदर का जो हमारे मन का जो फ्रीडम है वही रियल फ्रीडम, हमारे मन की जो आज़ादी है वही रियल फ्रीडम है। इनर फ्रीडम उसको बोलते हैं, ठीक है, इनर फ्रीडम हो उसको बोलते हैं, यानी डी बोलेंगे, ठीक है, इनर फ्रीडम होगा। रियल फ्रीडम इज इनर फ्रीडम, ऐसा ऑथर बोला होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार पढ़ के कि ऐसा बोला है या नहीं अगर बोला होगा तो इनडायरेक्ट वे में कुछ न कहा होगा रियल फ्रीडम के बारे में, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर इसके बारे में डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्ट वे में बोला है, तो कहाँ पे बोला है आप इसको बता दीजिए, ठीक है। ऐसे हम अभी फिलहाल क्वेश्चन समझा रहे हैं ओनली। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस रीड करना है और रीड करके आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज, मतलब पूंजीवादी कंट्री में इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ऐसा बोला है कि मतलब एग्जिस्ट ना करने का मतलब है वहाँ नहीं रह सकता है, ठीक है। कहाँ पे, तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज का मतलब होता है पूंजीवादी देश, ठीक है, वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं रह सकता, अर्थात हर प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम नहीं दिया जा सकता है, ऐसा बोला है पहला। दूसरा बोला है पीपुल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिकेट कंट्रीज, मतलब जहाँ कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब जहाँ कम्युनिस्ट देश है, समाजवादी जिसको कहते हैं, तो पीपुल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम, वहाँ पे लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है जहाँ पे समाजवादी देश है। तो क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला तो सबसे पहला बोला है कैपिटलिज्म के बारे में कि इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट कंट्री में इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होंगे, तो ये तो सही है, ये गलत है क्योंकि इसने नॉट बोल दिया है इसलिए गलत है, यस बोला होता तो सही होता। दूसरा है कि पीपुल डू नॉट हैव इंडिविजुअल, हाँ जहाँ समाजवादी लोग हैं वहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, वहाँ सरकार का बस होता है, तो वहाँ सरकार जो चाहती है वही होता है, तो इंडिविजुअल फ्रीडम वहाँ पे नहीं होंगे, तो ये सही है, राइट है, 2 राइट है 1 गलत है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम आपको जहाँ कैपिटलिज्म होगा, जहाँ कैपिटलिस्ट कंट्री होंगे वहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, और जहाँ पे आपको कम्युनिस्ट कंट्रीज होता है वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता है, बस यही बात आप समझ लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सी हो जाएगा, सी इज द एक्यूरेट आंसर। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका फिर से बोला है कि 129 से लेकर 135 तक का जवाब इस पैसेज के थ्रू देना है, जो कि डायरेक्शन में आपको दिया गया है, और डायरेक्शन के बाद आपका पैसेज दिया है, और पैसेज के बाद आपको प्रश्न दिया है। चलिए 129 को हम देखते हैं। 129 में क्या कहा है, विच ऑफ वन ऑफ द वर्ड इज मोस्ट सिमिलर, तो सिमिलर क्या पूछा, इसका मतलब क्या पूछा आपसे, सिनोनिम अर्थात पर्यायवाची शब्द पूछा है, किस शब्द का, तो मीनिंग टू द वर्ड बॉन्टी, ठीक है, बॉन्टी का आपको बोला है, पूछा है कि कौन होगा बॉन्टी का सिमिलर मीनिंग, तो बॉन्टी और जीनियरसिटी का मतलब होता है लिबर्टी, या तो बॉन्टी कहिए या जीनियरसिटी कहिए, इन दोनों का ही मतलब होता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है, आज़ादी जिसको कह सकते हैं आप, मतलब आप तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा यहाँ जीनियरसिटी होगा, कौन होगा, जीनियर, या इसको हम लिबर्टी भी बोलेंगे
और बॉन्टी भी बोलेंगे और जेनियरसिटी भी बोलेंगे, ठीक है। जेनियरसिटी का मतलब उदारता जिसको कहिए, मतलब जो मन से उदार है, जो हर किसी के प्रति दया रखता हो, वैसे व्यक्ति को हम बॉन्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्टी। ये ध्यान रखना है। ऐसे तो वर्ड के आपके पास वर्ड पावर होंगे तभी होगा, लेकिन हम आपको बोल दिए हैं कि आप एक बुक है जो एसएससी का प्रीवियस ईयर, उसका सैनो इंटो पूरा देखते रहिए और बनाते रहिए। धीरे धीरे उसमें से 2-4 वर्ड जरूर है कि मिल ही जाएंगे एग्जाम में। अब देखिए अपोजिट मीनिंग पूछा, अपोजिट का मतलब विपरीत शब्द पूछा है। तो बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट का बोला है कि अपोजिट मीनिंग बताइए। तो बेनीवोलेंट का मतलब होता है काइंडली, दयालु। बेनीवोलेंट व्यक्ति को हम काइंडली बोलते हैं, काइंडली, ठीक है। और इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा 130 का अपोजिट हो जाएगा आपका मेलवोलेंट, ठीक है। इसका मतलब बुरा व्यक्ति जिसको हम इविल व्यक्ति बोलते हैं। मेलवोलेंट का मतलब होता है हैविंग विश डू इविल अदर, मतलब दूसरे के प्रति बुराई सोचने वाले को हम मेलवोलेंट कहते हैं, और दूसरे के प्रति अच्छाई सोचने वाले को बेनीवोलेंट कहते हैं। मतलब जो आपको लाभ पहुंचाता है वो बेनीवोलेंट है, जो आपको हानि पहुंचाता है वो मेलवोलेंट है। तो इस तरह से आप मेलवोलेंट आप लगा सकते हैं इसका आंसर। आगे समझ में, मेरे ख्याल से ये याद ही हो गया होगा। अगर ऐसे प्रश्न अगर आएंगे आप तो दोबारा बना पाएंगे। चलिए, विच ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इज द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें अंडरलाइन किया गया है यहाँ पे पेरेनियल, पेरेनियल को अंडरलाइन किया गया है। तो पेरेनियल क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ऑफ दिखे, ऑफ, तो ऑफ के पहले भी नाउन लगता है, बाद में भी नाउन लगता है, ठीक है। ऑफ के पहले भी नाउन लगते हैं और बाद में भी नाउन लगते हैं। लेकिन नाउन के यहाँ पे देखिए कि नाउन के ऑप्शन दिए गए हैं, बट नाउन के अलावा एडजेक्टिव भी लग जाता है दोनों तरफ, याद रखिएगा। नाउन और नाउन के अलावा एडजेक्टिव भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं आगे नाउन दे दिया तो आपको उसके पहले एडजेक्टिव लगते हैं। क्या लगते हैं? एडजेक्टिव। तो दोनों मैंने बताया। तो क्या पेरेनियल के बाद कोई वर्ड है? तो हाँ है। जो एस लगा हुआ है तो 100% एस लगा के हम नाउन को ही पुल्डर करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि नाउन आगे हो गया तो पीछे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। पीछे कौन सा होगा? एडजेक्टिव। तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ऐसे हम लोग पहचानते हैं। हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ऑफ आया तो आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, बट आर्टिकल, अगर आर्टिकल आ सकता है नाउन के बाद तो इधर भी आर्टिकल हो सकता है, या हो सकता है मे बी कि आर्टिकल ना हो तो एडजेक्टिव हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये ध्यान रखेंगे, एडजेक्टिव लगता है तो ये नाउन के पहले लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है। आइए हम अगले को समझते हैं। 132 में कहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मतलब इसमें से कौन ट्रू नहीं है, तो आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। जब भी ट्रू वाले पूछा जाए तो आपको कौन सा ट्रू है या नहीं है सो बताना है। कह रहे वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज, मतलब वाटर जो है ना हमारे सेंट्रल है आवर थिंकिंग के लिए। तो ये क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया है इट इज़ कंसिडर्ड हॉली बी मोस्ट रिलीजन, मतलब ये धर्म से पवित्रता के लेकर जाना जाता है। इट इज़ द कोर ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन का मेन भाग है। वी कैन नॉट सर्वाइव विथआउट वाटर, हम इसके बिना जी नहीं सकते हैं। इट इज़ ए लाइफ लाइन फॉर आवर फार्मर, ये हमारे किसानों के लिए लाइफ लाइन है। तो कौन सा ट्रू नहीं है ऐसा बोला है, तो आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कौन सा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इट इज़, ये कोर पॉइंट हमारे लाइफ के तो कोर पॉइंट है, ये है वाटर जो है हमारे जीवन के भी मतलब मेन भाग है, तो सही है। वी कैन नॉट सर्वाइव, हम लोग इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो सही है। और बोला इट इज़ लाइफ लाइन फॉर आवर फार्मर्स, तो हमारे किसान के भी मेन भाग है, क्योंकि किसान भी इसके बिना खेती नहीं उपजा सकते हैं। तो ये तीन तो हमको सही दिख रहे हैं, तो लास्ट में हमको ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। आगे समझ में आइए, देखिए 133 को देख लीजिए। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द पैसेज, मतलब इस जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन से पैसेज में मेंशन नहीं है, मतलब इस पैसेज में मेंशन नहीं है, ये वाला आपसे पूछा है। तो
तो चलिए हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि कौन मेंशन है। तो पैसेज, एक बार आप पैसेज पढ़ने से पहले आप जरूर पहले ऑप्शन ऐसे प्रश्नों के लिए पढ़ें। तो पहला, हिमालय इरीगेट मिलियंस ऑफ हेक्टर ऑफ द लैंड, मतलब हिमालय की बात करा है कि हिमालय इरीगेट करता है हेक्टर ऑफ लैंड का। तो क्या ये बात मेंशन है पैसेज में, देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बोला है कि हिमालय को इरीगेटिंग करने की बात कह रहा है। चलो ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गया कि हिमालय इरीगेट का शब्द दिया है या नहीं दिया है पैसेज में, ये ढूंढेंगे। और उसके बाद है हिमालयज फ्रॉम द बैक बोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री, मतलब हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री का बैकबोन हिमालय है। क्या ये बात पैसेज में लिखा है या नहीं लिखा है कि ये हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री का बैकबोन है या नहीं है, ऐसा बात पैसेज में है कि नहीं है, ढूंढेंगे। उसके बाद है हिमालय प्रोवाइड अस विथ हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, मतलब ये इकोसिस्टम को, बहुत बड़े इकोसिस्टम को बनाया हुआ है। तो क्या इकोसिस्टम को बनाया हुआ है ऐसा पैसेज में लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगला है, बोला है कि द हिमालयज प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 1000 मिलियन पीपुल, मतलब हिमालय जो है ना हजारों लोगों को क्या कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या ये बात सही है कि नहीं। तो जैसे ही आप पैसेज में एंट्री करेंगे तो आपको सारे चीज़ मिलेंगे एक्सेप्ट बी के अलावा, अर्थात बी में जो लिखा हो कि हिमालयज फ्रॉम बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री, तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री का बैकबोन नहीं है हिमालय, इसीलिए आप इसको जो है यहाँ पे पैसेज में मेंशन नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। यहाँ क्या पूछा था, मतलब नॉट बीन मेंशन, तो ये बात मेंशन नहीं है। आपको टूरिज्म इंडस्ट्री की बात नहीं कहा गया होगा इस पैसेज में, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप पूरे प्रश्न को समझ गए होंगे और एक बार फिर से प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं समझेंगे या ऑप्शन को नहीं समझेंगे तब तक आप जवाब देने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि यही मेन चीज़ होता है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया 100% आप जवाब सही देंगे, क्योंकि अंग्रेजी कोई टफ नहीं है, मेन चीज़ होता है प्रश्न को समझना। और कोशिश कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को डील करें। आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है निम्न में से कौन गलत है। अब कौन गलत है तो देखते हैं, द ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो हमारा ब्रिंग प्रोस्पेरिटी है वो हमारे मतलब लार्ज पार्ट है, हमारे संसार का बहुत बड़ा भाग है ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, ये बात बोला है गलत है। या दे हैव सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, मतलब इनके पास मतलब कुछ लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। द हिमालयज माउंटेन आर फ्रैगिल रिसोर्स, हिमालय का जो माउंटेन है इसके पास क्या है, हिमालय के माउंटेन फ्रैगिल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। बड़ा क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालय, जो क्लाइमेट चेंज है वो लिटिल इफेक्ट डाल रहा है। तो लिटिल इफेक्ट नहीं डाल सकता है, याद रखिएगा। लिटिल का मतलब है कि 9 के बराबर इफेक्ट डालता है क्लाइमेट चेंज। हिमालय को 9 के बराबर, ऐसा थोड़ी हो, हिमालय को बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है क्लाइमेट चेंज। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो डी आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट है बट डी इज इनकरेक्ट। क्यों, वाई बोला है कि क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट, नहीं, लिटिल इफेक्ट का मतलब हो गया 9 के बराबर। 9 के बराबर नहीं, बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। यहाँ ऑप्शन जब पैसेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि क्लाइमेट चेंज हैज़ मतलब लिटिल नहीं, बहुत लिटिल, वहाँ पे लार्ज हो सकता है, लार्ज इफेक्ट डालता है क्लाइमेट चेंज। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ डी फॉल्स है, इस बात को समझ गए होंगे। एक बार अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न क्या कहा है, आपसे बोला है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द हिमालयज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कह रहा है व्हाट इज नॉट सो स्पेशल, मतलब नॉट स्पेशल नहीं है अबाउट द हिमालयज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड हिमालय की बात किया गया है उसमें कौन सही नहीं है, ऐसा बोला गया है, स्पेशल नहीं है। द हिमालयज स्टेट हैज़ मेनी रेन फेड रिवर्स। तो याद रखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फेड रिवर्स, बहुत सारे रिवर हैं ये हिमालय के चलते,
और नॉर्मस वाटरफॉल्स एंड पॉन्ड्स, बहुत सारे यहाँ पे वाटरफॉल मतलब झरने और तालाब बने हुए हैं, तो ये भी सही है। मेनी पेरेनियल स्ट्रीम्स, बहुत सारे धाराएं चल रही हैं हिमालय के कारण, तो ये भी सही है। ह्यूग ह्यूग माइनरल ह्यूग माइनरल डिपॉजिट, मतलब बहुत सारे खनिज यहाँ पे डिपॉजिट किए जा रहे हैं, तो ये गलत है। इस हिमालय के चलते यहाँ पे बहुत सारे खनिज डिपॉजिट नहीं किए जा रहे हैं, तो ये आपका गलत है। आप अकॉर्डिंग टू पैसेज देख लीजिएगा कि मिनरल जो है, मिनरल डिपॉजिट के बारे में नहीं कहा गया होगा, कहा भी गया होगा तो ह्यूग रूप से नहीं किया होगा, नॉर्मल रूप से कहा गया होगा। ह्यूग का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा मिनरल को डिपॉजिट किए जा रहे हैं हिमालय के चलते, तो ऐसा नहीं है उत्तराखंड में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। डी इज द इनकॉरेक्ट, वही बोला है कि नॉट सो स्पेशल, मतलब स्पेशल नहीं है, तो वहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले कुछ 36 को समझते हैं। 35 तक आपका पैसेज क्लियर हो गया है। अब ये आपका जो भी होगा आपके सेंस पर आधारित होंगे, इसको देखना है। बोला है द मल्टीलैंग्वेज नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज एज ए रिसोर्स सो दैट डैश। तो मल्टीलैंग्वेज नेचर ऑफ द इंडियन क्लास जो है उसका क्या क्लासरूम है, उसका मस्ट बी यूज कहाँ पे ज़्यादातर रिसोर्स के रूप में यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर आपको ध्यान रखना ये है कि एवरी, पहला बोला है कि चिल्ड्रेन कैन लर्न मेनी लैंग्वेज, दूसरा है मतलब रिसोर्स के रूप में बहुत सारे लैंग्वेज सीखेंगे। द टीचर डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तीसरा बोला है एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्ट। अच्छा, एवरी चाइल्ड लर्न एट द सेम पेस, तो कभी भी देखते होंगे कि अधिगम जो होता है वो सेम स्पेस में सभी चाइल्ड नहीं लर्न करेंगे, तो डी वाला तो ऐसा ही गलती हो गया। पहले ऑप्शन की बात करें तो चिल्ड्रेन लर्न मेनी लैंग्वेज, तो मल्टी लैंग्वेज अगर क्लास है तो वहाँ पे सभी को सिखाया नहीं जाता है, ठीक है, सभी को सिखाया नहीं जाता है तो लर्न नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। बोला है मेनी लैंग्वेज को लर्न करेंगे तो लर्न नहीं कराया जाएगा वहाँ पे। द टीचर डेवलप लैंग्वेज प्रोफेंसी, मतलब टीचर डेवलप नहीं कराएंगे लैंग्वेज प्रोफेंसी को, तो लास्ट आपका बच जाता है कि एवरी चाइल्ड फील्स, सभी चाइल्ड जो है ना फील्स करेंगे सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। मतलब अगर हम मल्टी लैंग्वेज नेचर बनाएंगे तो उससे कोई भी बच्चा को नहीं लगेगा कि हमारा इन्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा ही इन्वायरमेंट है, क्योंकि हम सबके भाषा को क्या कर रहे हैं, तरहीज दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका आंसर हो जाएगा सी इज द एक्यूरेट आंसर। आइए हम अगले को समझते हैं। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट विथ पिक्चर्स, पोएम्स एंड स्टोरीज, मतलब एक 1 क्लास का जो बुक है इंग्लिश का वो शुरू होता है पिक्चर से, पोएम से, कहानी से, एंड इंड विथ अल्फ़ाबेट, और इंड होता है अल्फ़ाबेट इन द इंड, ठीक है। विच अप्रोच डज थिंक दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडोलॉजी, मतलब ये पेडोलॉजी जो है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ऐसा बोला है कि ऐसा किस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये इंडिकेट किया जा रहा है टॉप डाउन अप्रोच को इंडिकेट किया जा रहा है, ये टॉप डाउन अप्रोच को इंडिकेट किया जा रहा है। जब भी ऐसे प्रश्न आए कि अगर क्लास 1 का हो जो पहले पिक्चर, फिर पोएम, फिर स्टोरीज, फिर इंड जो हो उसका अल्फ़ाबेट से हो, तो वो कैसा इंडिकेशन है, तो वो टॉप डाउन अप्रोच का इंडिकेशन है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह हो जाएगा टॉप डाउन इंडिकेशन। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वाइल चेकिंग द नोटबुक्स, चेकिंग होगा, वाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट द चाइल्ड हैज रिपीटेडली, मतलब जब टीचर जो है ना चेक कर रहे होते हैं नोटबुक को, तो टीचर क्या ऑब्जर्व करते हैं, टीचर ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे रिपीटेडली मेड सम एरर इन द राइटिंग, बच्चे जो है ना लिखने में बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा है, गलती कर रहा है, दोहरा रहा है गलतियां को। सच रिवर्स इमेज एज ए बी एंड डी, बी को डी लिख दिया जा रहा है, तो ऐसा आप हिंदी में पढ़े हैं कि बी को डी लिखना क्या हो सकता है,
तो आप इसको अंग्रेजी में ही बताना है आपको कि क्या क्या इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे, लर्निंग डिफरेंस कहेंगे, लर्निंग प्रेफरेंस कहेंगे, या लर्निंग स्टाइल कहेंगे। तो लर्निंग स्टाइल तो ऐसा होगा नहीं कि गलती कोई कर रहा है लर्निंग स्टाइल कह देंगे, गलत है। लर्निंग प्रेफरेंस भी नहीं कहेंगे, लर्निंग डिफरेंस भी नहीं कहेंगे, बल्कि डिसेबिलिटी होगा। वो एक प्रकार का डिसेबिलिटी है, जो कि कैसा डिसेबिलिटी है आपको पता है कि कौन सा। आप हिंदी में बता सकते हैं कि बी को डी लिख रहा है तो क्या क्या वो कर रहा है, कौन सा अफेक्ट होता है उसको, भूल गए? याद रखना होगा, क्योंकि पैडागोगी आपको भूलना नहीं है, पीछे वाला पैडागोगी ही आपको मदद करेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा फिर एक बार इसको। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अब हो जाएगा आपका 39 ना। चलिए यहाँ पर भी बोला है कि ए टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी, मतलब एक टेल कर रहे हैं टीचर, जो है ना कहानी सुना रहे हैं, जिसको हम टेल करना कहते हैं, टेल कर रहे हैं विथ द एक्शन एंड द गेस्चर, मतलब हाव भाव दिखा के एक्शन के साथ। किसके साथ? हाव भाव दिखा करके और एक्शन के साथ। जैसे कोई कहानी कह रहा है तो कोई ऐसे आया शेर, एकदम पूरा वैसा ही शेर के जैसे अपना मन बनाने लग जाए, तो उसको कहते हैं एक्शन एंड गेस्चर। ठीक है, आगे समझ में। टू क्लास थर्ड स्टूडेंट, किसको सुना रहे हैं? थर्ड क्लास स्टूडेंट, सुन रहे हैं ना? थर्ड क्लास स्टूडेंट को एक्शन एंड गेस्चर के साथ क्या कर रहे हैं? स्टोरी टेल कर रहे हैं। आफ्टर दिस शी आस्क देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी। अब वो उसके बाद जो है क्या करते हैं, पूछ देते हैं ड्रॉ करना, पिक्चर ड्रॉ करना स्टोरी का, इन ग्रुप्स, मतलब पूरे स्टूडेंट के ग्रुप को कहते हैं कि हाँ भाई अब तुम स्टोरी का पिक्चर ड्रॉ करो। वाई डू यू थिंक शी आस्क देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी? आखिर उन्होंने पिक्चर अब पिक्चर खींचने को कहा है भाई, इसीलिए तो वो गेस्चर के साथ एक्शन के साथ बता रहे हैं, ताकि बच्चा उसी एक्शन में स्टोरी बनाए। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पर सी वांटेड टू एसेस देयर कंपेरिजन ऑफ द स्टोरी, मतलब वो क्या करना चाह रही है। तो याद रखो, टीचर चाह रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, वे चाह रहे हैं कि उन मूल्यांकन करना चाह रहे हैं कि बच्चे क्या हमारे हाव भाव को समझ पाए हैं। हम हाव भाव के साथ किए तो हमारे हाव भाव को करने का कुछ नॉर्मली असर पड़ा है, तो इसीलिए एसेस करना चाह रहे हैं। एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मैं पहली बार भी बता चुका हूँ। देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, मतलब अपने स्टोरी के समझ को एसेस करना चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे स्टोरी को समझे हैं या नहीं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बी में तो बोला है कि पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन, तो पार्टिसिपेशन तो स्वाभाविक हो ही जाता है, जब कोई कहानी सुन रहा है तो पार्टिसिपेशन है ही, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और उसी में बोला है कि वांटेड टू एसेस देयर कलरिंग, तो कलरिंग के लिए वो नहीं कर रहे हैं, कलर के लिए नहीं कर रहे हैं ड्रॉ। और सी हैड कंप्लीटेड हर लेसन, पर हर लेसन प्लान सो द इंगेज देम इन ड्राइंग, मतलब वो इंगेज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं हाव भाव को समझ पाया है या नहीं, कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाया है या नहीं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कर पाया नहीं, समझ में आ गया। आइए हम अगले को पढ़ते हैं। बोला है एक्टिव वोकाबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर डैश, जो एक्टिव वोकाबुलरी होता है वो वर्ड को कंसिस्ट किया रहता है, उसमें से कौन है? यूज फ्रेंडली, जो फ्रेंडली यूज हो, फ्रीक्वेंटली होगा, जो बार बार प्रयोग हो उसको हम एक्टिव वोकाबुलरी कहेंगे। किसको हम एक्टिव वोकाबुलरी कह सकते हैं, ये चीज़ बोला गया है। तो याद रखिएगा, जो बार बार प्रयोग होता है वही एक्टिव होता है, जो बार बार प्रयोग होता है उसी को हम एक्टिव वोकाबुलरी कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव वोकाबुलरी वही है जो बार बार यूज होते हैं। जैसे कहने का मतलब जिस वर्ड को आप बार बार यूज कर रहे हैं वो एक्टिव वोकाबुलरी क्योंकि इनएक्टिव वोकाबुलरी वही होगा जो बिल्कुल यूज नहीं होता है। ठीक है, इनएक्टिव वोकाबुलरी, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए हम 41 नंबर को समझते हैं। कहते द मेजर एम ऑफ द टीचिंग पोएट्री, मतलब मेन उद्देश्य क्या होते हैं पोएट्री टीचिंग करने का।
ठीक है। मेन उद्देश्य क्या है पोएट्री को टीचिंग करने का? तो पहला दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, ग्रामर को डेवलप करना है। तो नहीं, ग्रामर को तो हम इग्नोर करते हैं पोएट्री में। पोएट्री में ग्रामर का कोई अथी नहीं है, रोले नहीं है, तो ये तो गलत है। बोला है मेकिंग लर्नर टू बिकम पोएट, कवि बनाना चाह रहे, नहीं कभी नहीं बनाना चाह रहे हैं हम। उसको कभी बना देंगे, सबको कभी बना देंगे तो फिर दिक्कत हो। वोकाबुलरी डेवलपमेंट, तो स्टोरी से वोकाबुलरी डेवलपमेंट होता है, ना कि पोएट्री से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, मतलब हम इंजॉय करना और एप्रिसिएशन करना चाह रहे हैं। मेजर टीचिंग पोएट्री होता है, याद रखेंगे। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए हम 42 को समझते हैं। मोरफेमी इज द, ये पहले भी आप बना चुके हैं, आई होप कि आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब आप वीडियो को रिवाइज नहीं करते हैं। मोरोफेमी के बारे में हम पहले भी सेट में डिस्कशन कर चुके हैं कि मोरोफेमी क्या होता है। मोरोफेमी ए स्मॉल यूनिट ऑफ द मीनिंग द कैन नॉट बी ब्रोकन अप। ये वहाँ पे ये पूछा था, मतलब जो ऑप्शन है वो सवाल था, और सवाल है सो ऑप्शन वहाँ पे दिया था। तो आप इसको हम क्या कहेंगे? हम मोरोफोमी कहेंगे। ए स्मॉल यूनिट ऑफ मीनिंग, मतलब एक मीनिंग का छोटा सा यूनिट जो है ना, कैन नॉट बी ब्रोकन अप, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम मोरोफेमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए, इसको मोरोफोमी क्या किसको कह रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 43 में बोला है कि एक टीचर है जो क्लास 2 यूजेज लर्नर्स नॉलेज एंड द लैंग्वेज टू बिल्ड ब्रिज बिटवीन द हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज को क्या कर रहा है कि ब्रिज करने का काम कर रहा है। एक टीचर ब्रिज करने के काम कर रहा है क्लास 2 के लिए। तो कह रहे हैं कि हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज इन टीचिंग इंग्लिश हैज ए डैश। यहाँ पे लर्नर जो लैंग्वेज है यूज हो रहे हैं टीचिंग में, इंग्लिश किस रूप में हो रहे हैं ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो हो रहा है रिसोर्स के रूप में हो रहा है, ये रिसोर्स के रूप में हो रहा है, क्योंकि एक लैंग्वेज आप सीख रहे हैं और उसके मदर टंग में भी आप मतलब मदर टंग में भी हो रहा है, इंग्लिश भी सीख रहे हैं। तो ये एक रिसोर्स लैंग्वेज के रूप में आपका प्रयोग हो रहा है। मतलब ऐसे लैंग्वेज को हम रिसोर्स लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज में जो होता है उसमें रिसोर्स के रूप में ही दूसरा लैंग्वेज होता है। आगे समझ में? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 में बोला है BICS स्टैंड फॉर, मतलब BICS का तो ये पहले भी आपको बता चुके हैं, शायद आपको याद हो, या नहीं याद है तो याद कर लीजिए BICS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, BICS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। सिंपल भाषा में कहे तो CS का मतलब कम्युनिकेटिव स्किल होता है, और B से बेसिक, B से बेसिक, I से इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको B आंसर हो जाएगा। आइए हम 45 को समझते हैं। 45 में बोला है कि टीचर वांट टू क्रिएट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, मतलब क्रिएट करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज को क्रिएट करना चाह रहे हैं एक समृद्ध इन्वायरमेंट में। इन हर क्लास, वो अपने वर्ग कक्ष में, सी शुड, मतलब वे क्या करना चाह रही है। ठीक है, सी शुड मतलब वो क्या करना चाह रही है। तो वे चाह रही है, ये ध्यान रखेंगे कि वे चाह रही है कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड द यूज बाय चिल्ड्रेन, मतलब अपॉर्चुनिटी देना चाह रही है। क्या कर रही है? अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर रही है। वेदर लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड द यूज बाय चिल्ड्रेन, जो ताकि बच्चों के द्वारा उपयोग किया जाए, ध्यान दिया जाए और उपयोग किया जाए, वो यही बात कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब यहाँ हमसे पूछा है कि जो टीचर हैं वो क्रिएट कर रहे हैं लैंग्वेज को, रिच इन्वायरमेंट बनाने को कर रहे हैं। तो काहे कर रहे हैं? तो वो अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में ताकि लोग जो बच्चे हैं उसे ध्यान दे सके और इसका उपयोग कर सके, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 146 का आंसर क्या होगा। तो 146 में पहले पूछा है कि लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन,
जो लिटरेचर है वो चिल्ड्रेन के लिए इज कंसिडर्ड एज ए रीडिंग, एज ए डैश रीडिंग, मतलब किस रूप में ये रीडिंग किए जाते हैं लिटरेचर। तो आपको ये ध्यान रट लेना है कि ये जो है रीडिंग किया जाएगा आपको हिंड्रेंस मटेरियल फॉर नहीं, हिंड्रेंस मटेरियल के लिए रूप में नहीं, इंस्पायरेशनल के लिए रूप में नहीं, बल्कि आपका हो जाएगा ऑथेंटिकेट सोर्सेस ऑफ रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स क्या हो जाएगा, ये लिटरेचर जो है ना एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। लिटरेचर एक ऑथेंटिक सोर्स है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है नॉट फ्रॉम ऑफ द लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन, मतलब कौन सा जो है निम्न में से कौन सा है जो लिटरेचर के लिए, लिटरेचर से संबंधित नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द लिटरेचर फॉर द चिल्ड्रेन, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला बोला है कि माइथ एंड लिगेंड्स, टेल ऑफ द हेरोज ऑफ हिस्ट्री और पिक्चर बुक्स या थियोसॉर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि माइथ और एलिगेंट्स होता है और टेल ऑफ हेरोइक और स्टोरी भी होता है, पिक्चर बुक्स भी होते हैं, मतलब एक बच्चे के बुक में ये सब होते हैं, बट थियोसॉर्स नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। थियोसॉरस जो है एक बच्चे के बुक में नहीं देखने को मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ये बच्चे के बुक में नहीं देखने को मिलता। आइए देखिए अगला क्या कहा है, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, मतलब एक प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए करेक्ट बोला है कि यहाँ पहला बोला है कि पोस्टर चिल्ड्रेन एंड अपॉर्चुनिटी, तो पोस्टर जो है ना एक अपॉर्चुनिटी होता है जो टॉक अबाउट थिंकिंग पर्सन एंड द हैप्पीनेस, मतलब पिक्चर से बच्चे को हैप्पीनेस आता है और थिंकिंग भी आता है, तो ये तो आपको सही है, रिच इन्वायरमेंट के लिए सही है। उसके बाद है इनकरेज चिल्ड्रेन टू क्रिएट देयर ऑन पोएम्स, और ये क्रिएटर के रूप मतलब एक क्रिएटर के रूप में बनाता है बच्चे को, इनकरेज उत्साहित करता है, पिक्चर जो है बच्चों को उत्साहित करने का काम करता है, तो ये भी रिच इन्वायरमेंट में आता है। बोला है इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलीवेंट मटेरियल, तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट मतलब इसमें रिच आते हैं, तो ये सही है। बट कह रहा है कि आगे बोला है लास्ट में बोला है कि वंस मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द हॉल सेशन। तो कहने का मतलब है कि जो भी पेस्टेड किया गया है दीवार पर, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, ये इसको रिमूव्ड नहीं किया जा सकता है द हॉल सेशन, मतलब जितने भी सेशन आ जाए, लेकिन जो एक बार पेंटेड हो गया उसी पर वही रहेगा, तो ये कहना थोड़ा सा गलत है, इसीलिए डी आंसर आपका हो जाएगा। आइए 149 को समझते हैं कि टीचर गिव्स टॉक्स डायलॉग्स कंप्लेशन टू क्लास, मतलब टीचर जो है क्या कर रहे हैं, डायलॉग दे रहे हैं, टॉक ऑफ डायलॉग्स, मतलब एक डायलॉग का टॉक कर रहे हैं, डायलॉग कंप्लेशन का क्लास में, क्लास 5 के स्टूडेंट के साथ। द रोल ऑफ दिस टास्क इज लैंग्वेज लर्निंग विल, ये रोल किस प्रकार का रोल है ये बोला है, तो ये रोल आपको ध्यान रखना है कि फैसिलिटी वाला रोल है, फैसिलिटी कंजर्वेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज, मतलब एक खास लैंग्वेज के लिए क्या कर रहा है कि फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसा डायलॉग सेशन चल रहा है। चलिए अब लास्ट को जानते हैं। यूजिंग बोला है यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीनिंग ब्रिंगिंग डैश, मतलब ये रेलिया जो है ना क्लास में क्या लाता है, तो ये लाता है रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, मतलब हमारे वास्तविक जीवन में कम्युनिकेशन लाता है, ठीक है, कम्युनिकेट करता है। मतलब यूजिंग रिलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये यूजिंग रिलिया का क्या मीनिंग होगा, तो रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, इसका मीनिंग हुआ। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ में आ गया होगा।
तो इसको फिर से दोबारा तिबारा करके आप इसको किसी भी हाल में समझने का प्रयास करेंगे। हम यहीं पे अपने वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं।